सो गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार और भारतीय जय हिंद और झारखंडी जोहार। हम सभी उपस्थित हैं पिछले चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए, चूँकि पिछला चैप्टर किसी कारणवश तकनीकी वश उसे पूर्ण हम तरीके से अपलोड नहीं कर सके थे। ठीक है, उसको पूर्ण नहीं कर सके थे उस वीडियो में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज शुरुआत करेंगे यहाँ पर मेमोरी यूनिट से। किससे शुरुआत करेंगे? मेमोरी यूनिट से। और ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। मेमोरी यूनिट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इस पर काफ़ी सारे सवाल आपके हर एग्जाम्स में लगभग देखने को मिलते ही मिलते हैं। थोड़ा सा मेमोरी यूनिट्स। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे मेमोरी यूनिट से। मेमोरी यूनिट के अंदर काफ़ी सारे जो अलग अलग प्रकार की मेमोरीज हैं उनके बारे हम लोग आज पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग रजिस्टर से। ठीक है, रजिस्टर, इसे हम लोग वर्किंग मेमोरी ऑफ सीपीयू भी कहते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर जो भी प्रोसेस करता है, बोले तो आप जैसे जैसे समझ में आएगा, आपको समझ में स्पेसिफाइड चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कौन उसके अंदर प्रोसेस करता है, उसके अंदर भी कौन सा हिस्सा प्रोसेस करता है। ठीक है, तो हम इतना तो आप समझ चुके हैं, जब कंप्यूटर प्रोसेस करने का मतलब हम कह रहे हैं कि सीपीयू प्रोसेस करता है, क्योंकि वही तो उसका ब्रेन और हार्ट होता है। तो जब ये प्रोसेस करता है तो सबसे पहले जो वो जो डाटा लेता है वो रजिस्टर से ही डाटा को लेता है। ठीक है, और डाटा, जो भी डाटा है प्रोसेस होने के पहले, जब भी मान लीजिए कि सीपीयू कुछ भी मांगेगा तो उसको कौन ले जाकर देगा? रजिस्टर ही देगा। जैसे आप किसी भी मतलब कार्यालय में जाइएगा तो क्या होता है कि कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी बड़ा बाबू रजिस्टर देखता है, रजिस्टर देख के ही तो काम करता है। ठीक उसी तरह ठीक वही सिस्टम यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि सीपीयू को मैंने कुछ काम करने के लिए दिया, कुछ प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले रजिस्टर से ही चीज़ों को, डाटा को उठाएगा। ठीक है, और इसका जो एक्सेस टाइम रहता है 1 से 2 नैनो सेकेंड। इससे भी सवाल आपके बन सकते हैं। जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि ये सवाल बन सकते हैं वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा है कि ये कितने बिट का होता है, तो 16, 32, 64 बिट का होता है। ये अलग अलग सिस्टम पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो सीएस की पढ़ाई नहीं करनी, हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें लेकर चलनी है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर का मैंने एक डायग्राम उठाने का प्रयास किया है, और यहाँ पर कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जो किसी खास कार्य के लिए ही बने होते हैं, तो कुछ रजिस्टर ऐसे भी होते हैं जो जनरल पर्पज के लिए होते हैं। ठीक है, जो मोटा मोटी सब काम देख लेते हैं। ये तो हो गया रजिस्टर। अब हमारे पास है अगला जो इम्पोर्टेंट मेमोरी है, वो है मेमोरी कैश। ठीक है, मेमोरी कैश। ठीक है, ये क्या होता है कि ये डायरेक्टली ज्वाइन होता है सीपीयू से। ठीक है, और ये सीपीयू से, चूंकि ये डायरेक्टली ये ज्वाइन है सीपीयू में, ये डायरेक्टली ज्वाइन होने के कारण, मान लीजिए ये आपका सीपीयू है, तो ये जो कैश मेमोरी रहता है ना, इसी के ऊपर रहता है। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है डाटा को इधर उधर ले जाने के लिए। मान लीजिए ये तो आपका प्रोसेसर हो गया, ये आपका ये हो गया, ये पूरा आपका मदरबोर्ड हो गया। ये आपका जब पूरा मदरबोर्ड हो गया, तो मदरबोर्ड मान लीजिए आपका ये पूरा मोहल्ला या गार्डन टाइप का हो गया, उसके अंदर ये घर हो गया, उसके अंदर ये आपका सीपीयू हो गया, ये में कैश मेमोरी हो गया। तो चूंकि ये डायरेक्ट ज्वाइन रहता है, इसके कारण किसी भी अतिरिक्त जो बसेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपके कैश मेमोरी को। और ये जो कैश मेमोरी जो हमारा होता है ना, ये आपके ये आपके मेन मेमोरी मेन मेमोरी का मतलब, जब भी मैं बोलूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेन मेमोरी में किस कह रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी ही मेन मेमोरी है, और सीपीयू के बीच में ये एक टेम्पररी हाई स्पीड एरिया होता है, यानी टेम्पररी हाई स्पीड मेमोरी बनाता है, और इसे हम लोग बफर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बफर मेमोरी। तो आपसे ये पूछ सकता है कि
बफर मेमोरी किसे कहते हैं, तो उसका जवाब होगा कैश मेमोरी। ठीक है, सीएम, कैश मेमोरी। और एक बात यहाँ पर जानने की आवश्यकता है कि जो सीपीयू होता है और मेन मेमोरी होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों की स्पीड में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। तो उन दोनों के अंतर को जो मतलब कोऑर्डिनेट करता है या फिर यू को बैलेंस करने का काम करता है, वो आपका यही कैश मेमोरी करता है। तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि कौन सा मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो इस गति भेद है, ठीक है, यानी स्पीड मिसमैच को अवॉइड करता है, या फिर उसे बैलेंस करता है, या फिर उसे मतलब जो भी कहिए उसे रिजॉल्व करता है, तो वो आपका कैश मेमोरी है। तो कैश मेमोरी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी है। ठीक है, ये सब मेमोरी ऐसा नहीं है कि आपका 1 TB या मतलब 1 GB तक रहता है, ये कुछ MBs में ही रहते हैं आपके। ठीक है, दो आम तौर पर अभी के जो कंप्यूटर हैं इसमें 256 KB से लेकर 4 MB तक के आपके कैश मेमोरी होते हैं हमारे कंप्यूटर में। और इतना ही मतलब आप सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंस है इतना ही छोटी मेमोरी का। ठीक है, आप ऐसे कोई फिल्म देख, इवन आज के डेट में गाना आपका 4 MB का नहीं होता है, तो उससे भी कम मेमोरी में ये पूरे कंप्यूटर को हैंडल कर ले रहा है। ठीक है, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि भले इसका साइज भले छोटा है लेकिन इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैच मेमोरी। और इसका जो एक्सेस टाइम होता है ना, वो 2 से 10 नैनोसेकंड होता है। रजिस्टर का हमने क्या बताया था, 1 से 2, इसका होता है 2 से 10 नैनोसेकंड होता है। और ये किसी भी सिस्टम बस का यूज नहीं करता है मदरबोर्ड में। यानी देखिए मदरबोर्ड जो होता है, मैंने आपको कल दिखाया था मदरबोर्ड का पिक्चर। ये देखिए मदरबोर्ड जो है आपका, ठीक है, मदरबोर्ड में भी क्या होता है ना, बहुत सारे यहाँ से तार आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एक तार यहाँ से निकलता है, ठीक है, वो आपके एसएमपीएस में जाता है। कुछ आपके हार्ड डिस्क के कनेक्टेड रहते हैं, और भी छोटे मोटे तार रहते हैं। तो इसे उसके उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। किसी आवश्यकता नहीं होती है, जो कैश मेमोरी जो यहाँ पर आपका सेटल रहता है, यहाँ पर वो रहता है कैश मेमोरी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन सी मेमोरी को मदरबोर्ड सिस्टम बस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वह है हमारा कैश मेमोरी। इसके अलावा अब आ जाइए रैम के बारे में। रैम, ये बचपन से आप सुनते आते होंगे कि रैम रोम, ठीक है, मेमोरी के बारे जब भी आपने पढ़ाई शुरू करी होगी तो आपको ये रैम रोम दिखाई देता होगा। ये देखिए हरे कलर का ये रैम होता है। ठीक है, ये तो मतलब पुराने सिस्टम में लगा होता है। अब के जो नए सिस्टम है उसमें ब्लू कलर का भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसकी साइज़ भले छोटी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे हमारे सिस्टम में DDR3 रैम लगा हुआ है, लेकिन अब के जो सिस्टम में अब जो अपडेटेड सिस्टम आते हैं इसमें DDR4 रैम का इस्तेमाल होता है। ये जाहिर सी बात है, इसका ये एडवांस वर्जन है। और इससे भी पहले आज से 10-15 साल पहले HDR रैम का यूज़ होता था। तो ये सब चीज़ें हैं। बस इतना याद रखिए कि अभी DDR रैम का इस्तेमाल होता है आज के कंप्यूटर में। और ये क्या होता है, ये वॉलेटाइल होता है, नाम से ही पता चल रहा है अस्थाई होता है। यानी इस इसमें जो आपकी जो मेमोरी है ना, ये तभी तक रहेगी जब तक कि आपका ऑन है कंप्यूटर ऑन है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आपने ऑफ कर दिया, आपकी ये मेमोरी इसमें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसका मेन मतलब इसका फंक्शन है होता है कि ये टेम्पोरेरी डाटा को ये स्टोर करने का काम करता है। कौन, रैम। रैम जो होता है कि मान लीजिए कि रैम भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, रैम भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है डायनेमिक, एक आपका होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। ठीक है, डायनेमिक जो रैम होता है, इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, रैम, रैम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। ठीक है, अब देखिए मैंने हमेशा ये बोला, जब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो वर्ड को पकड़िए।
स्टैटिक मतलब क्या हो गया? स्थिर। डायनेमिक मतलब क्या हुआ? चलयमान, या फिर जो अस्थिर है। हालांकि इतना हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज में ही आप समझ जाइए डायनेमिक और स्टैटिक क्या होता है। इसमें जो एस स्टैटिक, इसका फुल फॉर्म लिखते हैं एस रैम, यानी स्टैटिक रैम। इसका होता है डी रैम, ठीक है। और रैम का तो फुल फॉर्म आपको पता है ही, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब हिंदी में ऐसा नहीं है कि हमें इसे याददाश्त पढ़ना है, स्मरण शक्ति पढ़ना नहीं। कंप्यूटर के क्षेत्र में जब भी आप पढ़ोगे तो मैक्सिमम अंग्रेजी शब्दावली का ही इस्तेमाल होता है, और यही ज़्यादा यूजर के लिए भी सहूलियत होता है। जहाँ पर हमें हिंदी में पूरे समझाने की आवश्यकता होती है वहाँ पर हिंदी में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इन टर्म्स को हम लोग एज इट इज़ ही पढ़ने का मतलब समझने का प्रयास करेंगे। अब चूंकि इसको हमने बताया स्टैटिक, इसका मतलब है कि इसको रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होती है जल्दी जल्दी, ठीक है। क्विक, नो क्विक रिफ्रेश, और इसको क्विक रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा, ये आप जो आपका स्टैटिक रैम होता है ना, ये कैच मेमोरी का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? कैच मेमोरी। हमने अभी क्या बताया? कैच मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है आपके कंप्यूटर का, है ना। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या है? इसको बफर मेमोरी भी हम लोग करते हैं, बफर मेमोरी भी कहते हैं। ठीक उसी तरह जब ये कैच मेमोरी इस्तेमाल करता है तो ये क्या यूज करता है? ये कैपेसिटर का इस्तेमाल करता है। आपसे पूछ सकता है कि डायनेमिक रैम इसमें से किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? कैश मेमोरी का, रजिस्टर का, कैपेसिटर का, ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस का। तो आप यहाँ पर टिक मारिएगा कैपेसिटर का। दूसरा, ये जो एस रैम है ना, ये आपका फास्टर भी है और एक्सपेंसिव भी है, यानी ये तेज भी है, मतलब इसकी गति भी तेज है, और ये महंगा भी है। और ये इसका ठीक उल्टा है, ठीक है, स्लोअर है कंपैरिजन में, और ये मतलब चीप है उसके कंपैरिजन में। और ये जो एस रैम का उपयोग आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली आपको शेयर मार्केट शेयर मार्केट में देखने को मिलेगा, या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में देखने को मिलेगा। दूसरा, जो डायनेमिक रैम जो होता है ना, उसका इस्तेमाल हमारे जो भी हम आसपास जो भी कंप्यूटर देख पा रहे हैं, दुकान में, पीसी में, होम में, लैपटॉप में, ये सब में आपका डायनेमिक रैम का इस्तेमाल होता है। सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ रैम बेसिकली वी हैव नीड टू नो। इसे हमने आपके सामने बता दिया। और रैम से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको भी आप जान लीजिए कि रैम जो होता है, ये पहली दफ़ा जो रैम बनाया गया था, फर्स्ट रैम, फर्स्ट एवर रैम, ये बनाया गया था आपका इंटेल के द्वारा, ठीक है। प्रोसेसर भी हमने बताया है कि इंटेल के द्वारा ही बनाया गया था, 1970 में बनाया था एमी हॉफ के द्वारा। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर के क्षेत्र में किसने किस चीज़ का आविष्कार किया, कब किया, ये हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। और दूसरा, ये था इंटेल 4004, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम? रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। बेसिकली रैम में जो होता है ना, रीड राइट दोनों होता है। रोम में सिर्फ आपका रीड होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रैम। रैम के बारे में चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, या फिर जो भी एग्जाम संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है। अब रैम भी अब रैम हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है रोम, ठीक है। अब हमें देखना है रोम। रोम जो होता है ये नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या हो गया? अस्थाई, यानी इसमें आपने एक बार जो डाटा डाल दी वो इसमें सेट हो गई भैया, ठीक है। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है रोम में। और रोम का फुल फॉर्म पता ही है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी,
दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ए रोम। ठीक है, इसकी खासियत वही है। रैम में क्या होता था कि कंप्यूटर आपका जब तक ऑन है तब तक तो उसमें डाटा है, लेकिन इसमें ऑफ होने के बाद ख़त्म। लेकिन इसमें कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी जब आप उसे ऑन करिएगा तो आपको डाटा वहीं के वहीं मिलेगा। सो दिस इज द स्पेशलिटीज ऑफ द रोम। अब रोम के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। रोम रोम का फुल फॉर्म आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी, वैसा मेमोरी जो सिर्फ पढ़ना जानता है। ठीक है, जो सिर्फ पढ़ाई का काम करता है भैया, रोम उसे ही कहते हैं। ये एक तो एक नॉन वोलेटाइल होता है, और दूसरा इसमें डाटा कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी रहता है। ठीक है, डाटा रिमेन्स इवन द कंप्यूटर शट डाउन। ठीक है, तो ये हो गया रोम। रोम भी एक तरह प्रकार का ये क्या है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस ही है। और इसी रोम में आपका बायोस भी होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछ सकता है कभी कि बायोस कहाँ सेट रहता है, तो वो इसी रोम में ही रहता है। और इसी के तो हमें और एक टर्म पढ़ा था, पोस्ट। पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जो बायोस जब ऑन होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या करता है कि कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उसको चेक करता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग पोस्ट बोलते हैं, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब रोम भी जनरली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रोम भी आपके रोम को मिलाकर ही, ऐसे तो मान लीजिए 3 ही प्रकार के होंगे। रोम को यदि हम लोग बांटते हैं, रोम को यदि हम लोग बांटते हैं यहाँ पर, पहला है प्रोम, और दूसरा है आपका ईपी रोम, और तीसरा है आपका ईईपी रोम। ये 3 प्रकार के आपके रोम होते हैं। अब इसमें भी हमने आपको बोला कि वर्ड को पकड़िए। रोम का तो फुल फॉर्म आपको सबको पता ही है, रोम का होता है फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें पी का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें ई का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इरेजेबल, इरेजेबल, और पी का हमने वहाँ से पढ़ ही लिया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसमें डबल ई आ गया, और इतना तो हम जान ही गए, तो इसमें और एक ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रोम दैट वी आर, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो है आपका पी रोम। सबसे पहला जो है आपका पी रोम। पी रोम क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार जो डाटा आपने लिख दिया, वंस डाटा रिटेन, इसको भैया आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कहते ना जो भैया तुम्हारे किस्मत में लिखा गया उसे तो अब कोई समय भी नहीं बदल सकता, मतलब ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कई चीज़ें हमारे बस में होती है, कई चीज़ें नहीं होती है। तो वही चीज़ें जो हमारी बस में नहीं होती है ना, वो समझिए आपका प्रोम है।
ठीक है। इसमें जैसे इसका कुछ एग्जांपल हो गया, टॉयज, खिलौने, ठीक है, सीआरटी मॉनिटर। टॉयज में क्या होता है, टॉयज में जो चिप है उसमें उसको एक प्रोग्राम कर दिया जाता है, उसको हम थोड़ी ना बदल सकते हैं। वो यदि उसको घूमने का उसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है तो वो घूमेगा ही, उसे हम और आप नहीं बदल सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए हमारा ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि एक बार जो डाटा लिखा जा चुका है, ठीक है, एक बार डाटा जो लिखा गया है, रिटेन डाटा को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, किसके द्वारा, यूवी रेज के द्वारा, यूवी रेज के द्वारा। और इसका एग्जांपल है आपका टीवी ट्यूनर। दूसरा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अब इसमें नाम में ही छुप गया है, इसमें इलेक्ट्रिकली, इसमें क्या था, यूवी रेज का इस्तेमाल हो रहा था। इसमें क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज होता है डाटा को डिलीट करने के लिए। जिसमें एक हो गया MP3 प्लेयर, ठीक है, कैमरा, इसके एग्जांपल है। तो यहाँ पे सवाल आपसे कैसे बनेंगे वो आपको देखना है कि प्रोम क्या होता है, इसमें से कौन सा रैम है, कौन सा रोम है जिसमें एक बार डाटा लिख जाने के बाद उससे नहीं मिटाया जा सकता है, तो वो आपका प्रोम है। बाकी दोनों में ही डाटा को मिटाया जा सकता है, बशर्ते उसके मतलब टाइप में अंतर आ जाता है। इसमें यूवी रेज का इस्तेमाल होगा और इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इस्तेमाल होगा। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा तो काम निकल जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल आप जब भी कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की ही तैयारी करनी है, आपको सब्जेक्टिव की बात नहीं करनी है, ठीक है, तो प्रयास ये करिए कि कम से कम चीज़ों को भी याद रखकर हम बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ई पी रोम पढ़ा। अब ई पी रोम में क्या होता है कि यहाँ पे फुल फॉर्म में आपको यदि याद है कि इलेक्ट्रिकली इसमें यूज हो रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, और आपने एक बार पढ़ के रखा है कि इलेक्ट्रिकली मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इस्तेमाल होता है इसमें डाटा को डिलीट करने के लिए। तो आपको ये फिर याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस आपने कभी यू पढ़ कर रखा होगा यूवी रेज, तो आप इसमें आराम से क्लिक कर जाइएगा। तो इसको कहते हैं स्मार्ट, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है, या फिर स्मार्ट लर्निंग टेक्निक, ठीक है। दिमाग को कम से कम डाटा भी देकर हम उससे, अब इससे क्या हो गया कि हम एक चीज के बारे अच्छा से पढ़ लिया तो 2 सवाल हमसे बन जाएंगे या 3 सवाल तक भी बन सकते हैं। तो लेकिन हाँ, एक बार आपको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, उसमें से आपको जो सहूलियत लगे उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, रोम। अब आ जाइए यहाँ पर थोड़ा हम हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हम चूंकि हम मेमोरी यूनिट के वही बारे में बात कर रहे हैं। अब आ गया हमारा इसमें हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। तो एक पेज हम यहाँ पर और जोड़ लेते हैं, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, इतना तो पता है कि हार्ड डिस्क का इस्तेमाल डाटा स्टोर के लिए होता है। और दूसरा, ये किस तरह का मेमोरी है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो ये सेकेंडरी है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में सहायक भी बोलते हैं, ठीक है। कभी ये मत समझिएगा कि ये बड़ा मेमोरी है तो ये मुख्य मेमोरी है, नहीं। मुख्य मेमोरी का काम भैया, उसका साइज छोटा होता है लेकिन काम उसका ज़बरदस्त होता है इनका। और ये साइज इनका भले बड़ा है लेकिन इनसे ये असिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क में भी आपको कहाँ से सवाल थोड़े बहुत पूछ सकते हैं कि हार्ड ड्राइव का स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो आज की डेट में जीबी,
जीबी टीबी में नापी जाती है। ठीक है। अब हार्ड डिस्क में क्या होता है कि हार्ड डिस्क को एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये आपके कंप्यूटर में लगता होगा, ये देखिए इंटरनल हार्ड डिस्क। ठीक है, इसे ही हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अब इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया है एसएसडी ने, सॉलिड स्टेट ड्राइव ने, एसएसडी। ठीक है, इसको इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये इससे मतलब देखने में भी हल्का होता है और इससे तेज भी होता है, लेकिन इसके भी अपने प्रॉस हैं और इसके भी अपने कॉन्स हैं। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर चीज़ें सेक्टर में बनी होती है। हार्ड डिस्क के अंदर चीज़ें सेक्टर में बनी होती है। अब ये मान लीजिए मैंने एक आपको सर्किल के थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, सेक्टर के अंदर बनी होती है और इसके अंदर ऐसे ऐसे करके सेक्टर बने होते हैं। ठीक है, ये हार्ड डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, हार्ड ड्राइव स्ट्रक्चर की। अब इसमें मान लीजिए ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया ट्रैक, इसे ट्रैक कहेंगे। ठीक है। दूसरा मान लीजिए ये वाला क्षेत्र, ये आपका हो गया बी, जिसे आप सेक्टर कहिएगा। तीसरा हो गया सी, ये आपका हो गया सेक्टर ऑफ ए ट्रैक। और लास्ट में हो जाता है आपका डी। ठीक है, जिसे क्लस्टर बोलते हैं, जिसे क्लस्टर बोलते हैं। और ये जो एक सेक्टर की जो स्टोरेज क्षमता होती है ना, वन सेक्टर की जो स्टोरेज क्षमता जो होती है वो आपकी 512 बाइट होती है। ठीक है, 512 बाइट होती है। और यही बेसिकली मतलब एक हार्ड डिस्क का ये स्वरूप है। इस पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कि हार्ड डिस्क के बारे बात हुई है तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग इस पर एक बार ध्यान दे देते हैं। दूसरा है हमारा एसएसडी। एसएसडी जो है आज की डेट में काफ़ी प्रचलन में आ चुका है, क्योंकि इससे हल्का भी है और इसकी सबसे बढ़िया क्वालिटी कि इसमें स्पीड होता है। ठीक है, इसमें चूंकि सेक्टर में चीज़ें काम करती है, लेकिन इसमें चिप रहता है। यही अंतर है इसमें एसएसडी और इसमें। ठीक है, एसएसडी इस पर देखिए, एसएसडी क्या होता है, ये थोड़ा तेज होता है लेकिन ये महंगा भी होता है। ठीक है, और ये स्लो होता है और ये थोड़ा सस्ता होता है, चीपर होता है। ये लेस हीट जनरेट करता है, लेकिन ये इसमें चूंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्ट्स एंड पुर्जे का इस्तेमाल होता है, इसलिए हीटिंग इशू भी इसमें होता है। दूसरा, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। देखिए, लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसकी लाइफ लॉन्गर होती है। ठीक है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लॉन्गर नहीं मानी जाती है। ये लोअर पावर कंजम्पशन होता है। ठीक है, चूंकि ये आज के संदर्भ में बनाया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए, और इसमें ये हायर पावर कंजम्पशन होता है। तो बेसिकली ये चीज़ याद रखिएगा कि ये फास्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है। ठीक, और दूसरा, इसकी जो कैपेसिटी होती है स्मॉलर कैपेसिटी होती है। तो इसका ठीक आपको उल्टा हार्ड डिस्क के केस में याद रख लेना है। और ये देखिए आपका हार्ड डिस्क का एक मतलब पूरा डिटेल्ड आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। और देखिए एसएसडी में कहाँ कुछ ज़्यादा पार्ट है, इसमें चिप सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, ये शॉक रेसिस्टेंस होता है, ये 1500 ग्राम तक, ये 350 ग्राम तक। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा शॉक मतलब ज़्यादा मतलब शॉक एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, एसएसडी कर पा रहा है, और ये हार्ड डिस्क उससे कम कर पा रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेटालिक पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। So this is all about hard disk and SSD। अब एक है आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आज के दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, पहले के कंप्यूटर्स में ये आते थे। एसएसडी में आपका फ्लैश मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल होता है। और हार्ड डिस्क का स्पीड कभी पूछा जाएगा कि किस में नापा जाता है, वो तो रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में वो कितना रिवॉल्यूशन कर पा रहा है। और जब भी उसी को हम एक पॉल्यूशन फ्री बॉक्स में कवर करते हैं तो उसे विंचेस्टर डिस्क भी कहते हैं। ठीक, और वेरी फर्स्ट हार्ड डिस्क जो हमारा बनाया गया था आईबीएम के द्वारा बनाया गया था।
ठीक है, मात्र 5 MB का। आप सोच सकते हैं 5 MB, और आज ये 22 TB तक चला जा चुका है। आप गुना में देख लीजिए कितना गुना बढ़ गया है। अब ये जो हार्ड डिस्क है ये भी आपके दो तरह के आमतौर पर होते हैं, ठीक है। ये भी कहीं कहीं तीसरा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका उतना प्रचलन नहीं है। आमतौर पे पाटा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। दूसरा है साटा, इसका हो जाएगा सीरियल। देखिए, अब मैंने आपको वही बताया कि स्मार्ट लर्निंग टेक्निक, आपने एक का याद कर लिया कि और एक बार इसको पढ़ लिया। तो यहाँ पे चूंकि एटीए फुल फॉर्म है, तो बस पी का आपको याद रखना है, एस का याद रखना है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यहाँ पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। इसकी शुरुआत मतलब आविष्कार हुई थी 1986 में, और इसकी जो स्पीड है 133 MB पर सेकेंड है, और इसकी स्पीड जो है 150 से 600 MB पर सेकेंड है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस इसके स्पीड में आ जाता है। यह हमने आपको मेमोरी के बारे में भी पढ़ा दिया। अब आ जाइए स्टोरेज डिवाइस हायरार्की, पद सोपान, ठीक है। आप किसी भी कार्यालय में जाइए, किसी भी संस्था में जाइए, एक हायरार्की काम करता है कि भैया ये सबसे ऊपर है, टॉप में कोई है, उसके नीचे कोई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, सिविल कोर्ट है। सो ये क्या है, ये एक तरह का हायरार्की है, ठीक है। आप किसी सरकारी पद को हासिल करिए, उसमें भी हायरार्की है। तो ठीक उसी तरह से स्टोरेज डिवाइसेस का भी अपना एक हायरार्की होता है, जिसमें सबसे ऊपर स्थान हार्ड डिस्क होता है, दूसरा एचबीडी होता है। इसका फुल फॉर्म है हेलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, और ये डीवीडी की तरह दिखने में लगता है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है 1 TB तक जाती है, और इसमें रेड और ग्रीन लेजर बीम का इस्तेमाल होता है। दूसरा था ब्लू रे डिस्क, इसमें ब्लू कलर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके और ये ऑप्टिकल डिस्क जितने भी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हाई कैपेसिटी किसका होता है, बीडी का होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसे रेड कलर से मैं ये कर दे रहा हूँ। बीडी, बीडी यानी ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो होता है ऑप्टिकल डिस्क में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का होता है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 25 से 128 GB। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल लेयर और दूसरा होता है डबल लेयर। सिंगल लेयर की कैपेसिटी 25 GB और डबल लेयर की 50 GB, ठीक है। ये ये जरूर याद रखने का। दूसरा, इसमें जो वेवलेंथ जो इस्तेमाल होता है वो सीडी डीवीडी के मुकाबले कम इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाता है डीवीडी, इसमें रेड लेजर बीम का इस्तेमाल होता है टू रीड डाटा। ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जाती है 17 GB तक, आमतौर पर ये 4.7 GB पर मिला करती थी। अब तो इसका भी प्रचलन आपको कम ही देखने को मिलता होगा। एक है फिर आपका सीडी। सीडी के अंदर भी 3 प्रकार के होते हैं, सीडी रोम, ठीक है, सीडी राइटेबल, सीडी री राइटेबल। डीवीडी के अंदर भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। रीड ओनली मतलब आपने एक बार सीडी में कुछ भी लिख दिया, आप उसको फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जो आपने कंपनी आपको दी है आप उसको भर सकते हैं। सीडी राइटेबल में आप उसमें एक बार उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। एक बार आप लिख सकते हैं। री राइटेबल में क्या होता है, बार बार उसको लिखिए मिटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक है हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये तो सबसे निचले स्तर पर है, और ये अब तो ये एक्सटिंक्ट भी हो चुका है। एक्सटिंक्शन हम पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में या साइंस में, ठीक उसी प्रकार अब ये विलुप्त हो चुका है। अब आ जाइए मेमोरी हायरार्की। वो तो स्टोरेज डिवाइस का हायरार्की था, अब मेमोरी का भी अपना हायरार्की है, ठीक है। इसको याद रखने का हमने ट्रिक बनाया है एक, आरसीएम में मामा जी, ठीक है, मामा जी। आरसीएम रे, आर से हो गया रजिस्टर, सी फॉर कैश, एम फॉर मेन मेमोरी। इतना तो आपको याद हो जाएगा, और यही आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहलाते हैं।
लास्ट में आपका मैग्नेटिक बॉक्स और रहेगा मैग्नेटिक टेप, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो प्राइस देखिए, जिसका साइज जितना छोटा उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा। ठीक है, और जाहिर सी बात है साइज छोटा है तो उसका मेमोरी स्पीड भी उसका ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन स्टोरेज वो नीचे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, एक्सेस टाइम भी बड़ा होगा, क्योंकि साइज जब बड़ा है तो एक्सेस टाइम का मतलब क्या होगा कि हमें कोई चीज़ ढूंढने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मेमोरी जैसे जैसे बढ़ेगा आपका एक्सेस टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा याद रख लीजिएगा, इस टेबल को देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में कभी कभी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, आरोही क्रम में ये सब में सजाने को दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो वहाँ पे इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप कभी कभी वैसा कोई सब्जेक्ट जिसमें कंप्यूटर एज ए मेंस लिखना हो, तो जब इस तरह के आप डायग्राम्स को बनाइएगा तो वो एज देगा। ठीक है, डायग्राम की खूबी यही होती है कि आप कम चीज़ों पर, मतलब कम चीज़ दिखाकर आप पिक्चर के जरिए सामने वालों को बहुत कुछ बता सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक, और ये सबसे मुख्य भाग होता है किसी भी डायग्राम से जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तब। ठीक है, अब आ जाइए इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है? कंप्यूटर का हमने कुछ काम दिया, ठीक है, कंप्यूटर को हमने कुछ काम दिया, तो जाहिर सी बात है उसको वो कुछ तो अपना प्रोसेस करेगा। तो ये जो पूरे प्रोसेस करने के दौरान जो एक साइकिल जो जनरेट होगा उसे ही हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेक्स प्लेस एज एन इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरी रीडिंग एंड एग्जीक्यूशन। मतलब जो भी उस समय इवेंट जो भी होता है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए या उसके एग्जीक्यूट करने, उसी में इंस्ट्रक्शन साइकिल होते हैं। और इसका जो मतलब स्टेप होता है FDES, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। फेच मतलब क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन दिया उसको फेच करना, पकड़ना। डिकोड मतलब क्या है, होगा क्या भैया हमें इंस्ट्रक्शन मिला है भैया, तब तो हम आगे कुछ काम करेंगे भैया। और एग्जीक्यूट का मतलब हो जाता है उस पर अपना क्रियान्वयन करना। और लास्ट में वही फंक्शन है आपका स्टोर इन मेमोरी। सो ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से फिनिश हो गया है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ देखी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम लोग ओवर, ये आपका फ्लॉपी ड्राइव है जो कि अब तो आपको देखने को भी नहीं मिलता होगा। और ये जो आज की पीढ़ी जो है अभी, जो जेन जेड, सो कॉल जो जेन जेड अपने आप को कहती है, इसने पता नहीं फ्लॉपी ड्राइव सिर्फ और सिर्फ हालांकि ऐसा नहीं कि हमने फ्लॉपी ड्राइव के बहुत अच्छे काल को देखा था, नहीं, हम भी जब कंप्यूटर की दुनिया में आए थे तो फ्लॉपी ड्राइव जो है उसमें अपने अंतिम सांसें गिन रहा था। ठीक है, उस समय जो पुरानी सिस्टम थी किसी के घर में, तो वहाँ पे या फिर हमारे स्कूल में, चूँकि 98 विंडोज़ 98 से हमने पढ़ाई शुरू किया, उसमें यह था कुछ साल के लिए था, 1-2 साल तक के लिए, लेकिन वो भी उतना प्रचलन में नहीं था। उस समय हमारे ज़माने में सीडी डीवीडी का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। ठीक है, पेन ड्राइव उसमें, फ्लॉपी ड्राइव जो है ये एक्सटेंशन के कगार पे था। सीडी डीवीडी का इस्तेमाल ज़्यादा हम करते थे, और पेन ड्राइव उस समय एंट्री मार रहा था। तो हर पीढ़ी में यही चीज़ देखने को मिलती है, कोई चीज़ खत्म हो रही होती है, किसी का वर्चस्व रहता है और किसी का उसमें आगंतुक कोई उस समय आ रहा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, तो एक बार उसको थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें बेसिकली हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें हमने सीपीयू को बहुत डिटेलिंग में पढ़ने का प्रयास करा। ठीक है, कंट्रोल मेमोरी हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, एएलयू हो गया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। और इसके अलावा हमने पढ़ा जो भी अंदर में उसके जो कंपोनेंट हैं, चाहे सीएमओएस हो गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा, मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा। ठीक है, हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा। से ये सब कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा।
उसके बाद हम आ गए फ्रंट पैनल सीपीयू का देखा, बैक ने रियर पैनल देखा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए फुल फॉर्म जहाँ भी बनता है उसको तो याद करना ही है। उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप का जो बेसिक फंक्शन होता है कि कंप्यूटर के डेट एंड टाइम को अपडेट रखना, ठीक है, या फिर उसके जो सेटिंग्स है उसको अपडेट रखना। ठीक है, फिर हमने बायोस चिप के बारे में पढ़ा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर हमने पढ़ा मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ा। मेमोरी यूनिट में भी हमने क्या क्या पढ़ा? रजिस्टर पढ़ा, कैश मेमोरी पढ़ा, ठीक है, रैम पढ़ा, रोम पढ़ा, ठीक है, हार्ड डिस्क पढ़ा। फिर आपका एसएसडी पढ़ा, थोड़ा सा अंतर इसके बीच में समझा। सीडी डीवीडी के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा हमने और इसमें क्या पढ़ा? पथ हायरार्की पढ़ा, ठीक है, हायरार्की पढ़ा। इसमें मेमोरी स्टोरेज के हायरार्की के बारे में हमने देखा, ठीक है, मेमोरी के हायरार्की के बारे में देखा, ठीक है। और एक चीज इसमें ऐड कर लीजिए कि पोर्टेबल ड्राइव कुछ कुछ चीजें होती हैं। पोर्टेबल मतलब, पोर्टेबल का मतलब क्या होगा? जिसे आप एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इसमें आपका एक सबसे पॉपुलर है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क ही रहता है, लेकिन ये इसे हम कंप्यूटर के बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं यूएसबी के थ्रू, ठीक है। दूसरा हो गया आपका पेन ड्राइव हो गया, ये काफ़ी पॉपुलर है। दूसरा मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है। सो दीज आर ऑल आर कॉल्ड आपका पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। सो यही है हमारे इस चैप्टर में। लास्ट में हमने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन साइकिल्स भी देख लिया था। इंस्ट्रक्शन साइकिल किसे कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी हमने एक्रोनिम सेट किया उसको भी याद रखिएगा, FDES, ठीक है। पद सोपान में हमने पढ़ा RCM में मामा जी, मामा जी। R से रजिस्टर, C से आपका कैश, M से आपका हो गया, M से मेन मेमोरी, माँ से इधर हो जाएगा मैग्नेटिक बॉक्स, ये हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। सो दिस ऑल अबाउट द टॉपिक्स वी हैव स्टडीड और कवर्ड इन दिस चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के क्लास को हम लोग यही ख़त्म करते हैं और इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर द एंड हुआ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पर आपके आसपास के लोग आपके सामने सहज और सुरक्षित महसूस करें, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम और जोहार, ठीक है।